Hello students, I am Ansar sir. I will be teaching science 1 to you, and today we are going to start chapter number 1 from science 1, and the chapter is gravitation. A very interesting chapter like other chapters, and it is physics. See, in this chapter सबसे पहले तो हमें स्टडी करना है जियोसेंट्रिक थियरी. Geocentric theory, and this geocentric theory was given by Ptolemy. क्या होता है geocentric theory का मतलब? Geo means earth. In the Greek language the word geo means, the prefix geo means earth, and centric मतलब center. ये लोग कहते थे Ptolemy, और Ptolemy was supported by the Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. ये लोग भी सपोर्ट करते थे टॉलेमी को. ही वॉज अ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन. और टॉलेमी ने कहा था कि अर्थ एक जगह रुकी हुई है. द अर्थ इज मोशनलेस, द अर्थ डज नॉट मूव. इनका कहना था कि द अर्थ इज मोशनलेस, अर्थ मूव नहीं करती. नाइदर डज इट रोटेट नॉट डज इट रिवॉल्व, बल्कि ऑल प्लैनेट्स, even sun revolves around the earth. sun और सभी प्लैनेट्स अर्थ का चक्कर लगाते गोल गोल. ऐसा इनको लगता था. आज भी हम अगर देखते हैं तो हमें यही दिखाई देता है. सुबह होती उधर से ईस्ट से सन निकलते दिखाई देता है, फिर घूमता है, फिर वेस्ट की तरफ जाकर डूबता हुआ दिखाई देता है. तो हमें भी शायद ऐसे ही लगता. अगर हमारे पास कुछ और ना होता तो हमें भी यही सोचते कि शायद हम अर्थ रुकी हुई है और सन हमारे चक्कर लगा रहा है. तो सबसे पहले जियोसेंट्रिक थियरीज वाज गिवन बाय टॉलेमी, एंड दिस थियरी वाज सपोर्टेड बाय रोमन कैथोलिक चर्च. दिस वाज सपोर्टेड बाय एट दैट टाइम. उस समय रोमन कैथोलिक चर्च इसको सपोर्ट करता था. ये थियरी कहती थी कि अर्थ एक ही जगह है. आज भी बस 1-2% साइंटिस्ट है जो कहते हैं कि दी अर्थ इज मोशनलेस. अर्थ रोटेट भी नहीं हो रही. रोटेट होने का मतलब है खुद ही गोल गोल घूमना, और रिवॉल्व होने का मतलब होता है किसी के चक्कर लगाना. तो अर्थ ना तो किसी के चक्कर लगा रही है, ना खुद गोल घूम रही है. अर्थ खुद भी गोल नहीं घूम रही और किसी और के चक्कर भी नहीं लगा रही. दिस इज व्हाट इज सेड बाय दिस जियोसेंट्रिक थियरी. और जियोसेंट्रिक थियरी को सपोर्ट आज भी कुछ लोग करते हैं, और उन लोगों के पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन उनके पास ये भी है कि लेट अस सपोज, वो कहते हैं कि अगर अर्थ रोटेट हो रही है, अगर अर्थ गोल घूम रही है, तो फिर ऐसा होना चाहिए, और ये होता क्यों नहीं. फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्लोब है. ग्लोब यानी अ स्फीयर हैविंग अर्थ्स मैप ऑन इट. स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में या कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनके ऑफिस में आपने देखे होंगे टेबल पर रखा होता है ग्लोब. गोल अर्थ का, अर्थ स्फेरिकल शेप में दिखाते हैं अर्थ को. तो लेट अस सपोज ये अर्थ का मैप है, ये ग्लोब है, और अपने मन से कुछ भी ज्योग्राफी को चेंज कर देते हैं. लेट अस सपोज मैंने यहाँ एन लिखा हूँ. दिस एन इज नागपुर. अर्थ के एक साइड में नागपुर है समझो, और अर्थ के दूसरे साइड में आई एम राइटिंग एम. एम यानी मुंबई. ये नागपुर है, और अर्थ से अगर हम घूमकर जाते हैं तो इधर हमें मुंबई मिलेगा. नागपुर है नीचे मुंबई, और ये क्या है पूरा ग्लोब. अब इनका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो दिस शुड हैपन. व्हाट? हम नागपुर में हेलीकॉप्टर में बैठ गए, हेलीकॉप्टर ऊपर चला गया. अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो अपने आप क्या होना चाहिए? घूमते 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 1 दिन में, 2 दिन में, या जो भी समय लगे, कुछ समय बाद मुंबई ऊपर आ जाना चाहिए हमारे पास, और नागपुर वही रहना चाहिए. हमें मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने नागपुर से हेलीकॉप्टर में उड़ गए, अपने आप कुछ समय बाद मुंबई खुद आएगा. हम क्यों मुंबई जाए? मुंबई खुद आएगा. ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. आप देखते हो एरोप्लेन हमको जाना होता है फास्ट में, हेलीकॉप्टर में है तो हमें जाना होता है. लेकिन अगर अर्थ रोटेट हो रही होती तो नागपुर से मुंबई अपने आप आ जाना चाहिए था, और ऐसा नहीं होता. इसलिए ये कहते हैं अर्थ रोटेट नहीं हो रही, हमको जाना पड़ता है. ये इनका पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, इनका सेकंड क्वेश्चन ये है, लेट अस सपोज अगेन फिर से मान लो ये ग्लोब है और यहाँ पर एक ट्री है, एक पेड़ लगा हुआ है, दिस इज द ट्री,
ये अर्थ है, ग्लोब है पूरा, ये डस्टर, सपोज डस्टर अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक पेड़ लगा है नागपुर में और यहाँ चिड़िया रहती है, उसके कुछ बच्चे हैं। सुबह चिड़िया गई घूमने के लिए, खाना लाने के लिए गई अपने बच्चों के लिए उड़ते हुए, और जब शाम में चिड़िया वापस आई तो क्या हो जाएगा मालूम है? नागपुर में पेड़ है, नागपुर से चिड़िया उड़कर गई थी खाना लाने के लिए, और जब शाम में घर आई तो क्या हुआ? अरे यहाँ तो मुंबई आ गया। जब चिड़िया वापस आएगी तो बोलेंगे कि वो पेड़ कहाँ चला गया और मेरे बच्चे कहाँ चले गए? क्योंकि अर्थ रोटेट, अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो दिस पेन, ये पेन अगर ट्री है सपोज, तो नागपुर तो घूमते घूमते नीचे चला गया और चिड़िया यहाँ से ऊपर गई थी खाना लाने के लिए, बाद में वापस आई तो पता चला मुंबई आ गई। क्या होगा? ये तो मुझे नागपुर जाना था। फिर चिड़िया वापस चली जाएगी, फिर 24 घंटे बाद वापस आएगी या 12 घंटे बाद जो भी वापस आएगी तो उसे यहाँ पर दिखाई देगा, फिर से उसका पेड़ आ गया, उसके बच्चों से फिर से मुलाकात हो जाएगी, फिर उसके बच्चे गायब हो जाएंगे। ऐसा होना चाहिए था डेली, बट ऐसा नहीं होता। तो ये कहते हैं ऐसा नहीं इसलिए होता है क्योंकि अर्थ रोटेट नहीं हो रही। जो नागपुर एक जगह है तो नागपुर एक ही जगह रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। चिड़िया घूम कर जाएगी, चिड़िया वापस आएगी, फिर भी नागपुर वही रहेगा। कौन कहते हैं? जियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है। अनदर क्वेश्चन, इनका थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज दिस इज नागपुर और ये नागपुर में रेलवे स्टेशन है सपोज, और रेलवे स्टेशन के बाहर से मैंने एक स्टोन ऊपर फेंका, पत्थर बहुत ऊपर, मैंने एक स्टोन ऊपर फेंक दिया, स्टोन पत्थर नागपुर से। आई हैव थ्रोन अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, स्टोन ऊपर चला गया और कुछ समय बाद स्टोन बहुत ऊपर पहुंच गया। अब कुछ समय बाद जब स्टोन नीचे आएगा तो इतनी देर में क्या होगा? अर्थ रोटेट हो रही है, तो अर्थ रोटेट होते 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 जब ये स्टोन आकर नीचे गिरेगा तो अगर वो मुंबई में नहीं गिरता है तो कम से कम ये स्टोन ने कामठी में तो गिरना चाहिए या अमरावती में गिरना चाहिए या और किसी दूसरे गांव में जाकर गिरना चाहिए। या अगर मैंने पत्थर को बहुत ऊपर फेंक दिया और स्टोन 12-14 घंटे बाद या 24 घंटे बाद वापस आ रहा है, 12 घंटे बाद वापस आ रहा है, तो नागपुर से फेंका वो स्टोन कहाँ गिरना चाहिए? मुंबई में। मैंने नागपुर से स्टोन फेंका था, स्टोन ऊपर गया, तब तक अर्थ रोटेट होती रही और स्टोन नीचे आया और स्टोन गिर गया मुंबई में, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है। अगर अर्थ रोटेट हो रही तो नागपुर में फेंका हुआ, ऊपर फेंका हुआ स्टोन कहाँ आके गिरना चाहिए? मुंबई में। बट ऐसा होता नहीं है। इससे पता चलता है कि अर्थ रोटेट नहीं हो रही। दिस वाज सेड बाय द जियोसेंट्रिक थ्योरी। ऐसे करते करते इनके पास 105 क्वेश्चंस हैं, टोटल 105 क्वेश्चंस हैं इनके पास, जिससे ये प्रूव करते हैं कि अर्थ रोटेट नहीं हो रही, अर्थ एक जगह है। अब आप लोग भी इस पर सोचिएगा कि ऐसा पॉसिबल कैसे होता होगा कि अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। यू विल थिंक अबाउट इट। अब देयर वाज वन साइंटिस्ट, इन दोज डेज साइंटिस्ट वर्ड तो नहीं आता था, नेचुरल फिलोसोफर बोलते थे। सो दैट पर्सन वाज निकोलस कोपरनिकस। ये पहले ऐसे पर्सन थे, पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा कि सन बीच में है और अर्थ उसके चक्कर लगा रही है, इसीलिए इनकी थियरी का नाम था हीलियोसेंट्रिक थियरी। हीलियो मीन्स सन एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर। हीलियो मीन्स सन। इन्होंने कहा पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा या एटलीस्ट इन सोलर सिस्टम कम से कम ये मान लिया जाए कि पूरे सोलर सिस्टम में सन बीच में है और मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सभी प्लैनेट्स सन का चक्कर लगा रहे, सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं। ऐसा निकोलस कोपरनिकस ने कहा। तो क्या हुआ? उस जमाने में इनको दे दी गई सजाए मौत। He was given the capital punishment. He was given death sentence. इनको मौत की सजा सुना दी गई क्योंकि इन्होंने चर्च के अगेंस्ट में कहा था। इन्हें कहा गया कि तुमने हेरेसी की है। हेरेसी यानी किसी रिलीजन के अगेंस्ट में बोलना, धर्म के अगेंस्ट में बोलना, और इसके लिए इनको अपनी जान देनी पड़ी, इनको मार दिया गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद और एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ, वो भी बड़े हुए, वो प्रोफेसर थे, ये स्कूल टीचर थे। इनका उतना नहीं स्टेटस था, कैलिबर था, सॉरी आई शुड नॉट से कैलिबर, इनका इतना स्टेटस नहीं था, रेपुटेशन नहीं था।
तो दूसरे पर्सन जो इनसे ज्यादा फेमस पर्सन आए, दैट पर्सन वाज गैलीलियो. Galileo is called the father of modern physics, and we all know that the telescope was improved by Galileo. टेलीस्कोप तो किसी और ने भी बनाया था, इन्वेंट सच में पहला टेलीस्कोप इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था, इन्होंने उस किसी के द्वारा इन्वेंट किए हुए टेलीस्कोप को और इम्प्रूव किया, और फिजिक्स में सबसे ज्यादा लॉज गैलीलियो ने बनाए, इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स गैलीलियो को कहा जाता है. और गैलीलियो ने और भी बहुत कुछ प्रूव किया, हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे भी पढ़ना है. सो गैलीलियो ने क्या कहा, अपने टेलीस्कोप से इन्होंने प्लैनेट्स के मोशन को देखा और इनको सनस्पॉट दिखाई दिए, वीनस प्लैनेट का मोशन देखा, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है. तो इन्होंने देखा कि सन बीच में है. इनकी भी थियरी यही कहती थी, निकोलस को सपोर्ट करने वाली इनकी थियरी कहती थी कि द सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. अब इनको भी पनिशमेंट देना चाहिए क्योंकि इन्होंने भी निकोलस कोपर्निकस वाली बात कही थी. बट रिमेंबर, गैलीलियो वाज अ प्रोफेसर, ही वाज अ लेक्चरर इन अ यूनिवर्सिटी, और किसी हाई स्टेटस वाले पर्सन को इस तरह कहीं भी ले जाके फांसी नहीं दी जा सकती. तो इनको बहुत सारे नोटिसेस भेजे गए, बहुत सारे समन्स भेजे गए चर्च के तरफ से, कोर्ट के तरफ से, जस्टिस के तरफ से, और इन्हें कहा गया कि जहां जहां भी आप जाते हो, जहां जहां भी आप अपने लेक्चर्स देते हो, तो उन लेक्चर्स में ये मत कहो कि अर्थ सन रुका है और अर्थ उसके चक्कर लगा रही है. डोंट गो अगेंस्ट द चर्च, डोंट गो अगेंस्ट जियोसेंट्रिक थियरी. इनको बार बार वार्निंग दी गई. लेकिन गैलीलियो क्या करते थे, जहां भी जाते थे लेक्चर देने के लिए, जो भी बुक लिखते थे ग्रेविटेशन से रिलेटेड, मोशन, प्लैनेट्स के मोशन से रिलेटेड, उस बुक में ये लिखते थे कि सन बीच में है और तो उसका चक्कर लगा रही है. तो इनको बार बार वार्निंग्स देने के बाद भी इन्होंने नहीं माने, तो इनके लिए भी एक पनिशमेंट आखिर में फाइनली इनको भी एक पनिशमेंट दी गई. इनको एक टेबल पे लिटा दिया गया और इनके हाथ में स्क्रू लगा दिए गए, स्क्रू, और इनको बहुत तकलीफ हो रही थी, पनिशमेंट हो रही, पनिशमेंट के कारण, और वो तकलीफ जब इनसे सही नहीं गई, सो अल्टीमेटली ही सेड ओके आई डू बिलीव दैट the earth is stationary, the earth is motionless and the sun is revolving around the earth. मान लेता हूं बोले मैं कि अर्थ रुकी हुई है और सन अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ऐसा इन्होंने मान लिया. फिर इनकी पनिशमेंट कम कर दी गई, इनके स्क्रू खोल दिए गए, इनके हाथ पैर में लगाए हुए नट्स स्क्रू खोल दिए गए. और अब पता नहीं ये सब, लेकिन बुक्स में आता है कि जब ये उस टेबल से उतर रहे थे तो इन्होंने उनकी लैंग्वेज में कहा बट आई एम राइट, लेकिन मैं सही हूं. यानी उनकी पनिशमेंट से बचने के लिए इन्होंने कह दिया, लेकिन मन में और धीमी आवाज में इन्होंने ये कहते हुए बाहर निकले कि लेकिन मैं सही हूं. कहने का मतलब he wanted to say that the sun is at the center and the earth is revolving around the sun. He is right. ऐसा इनका कहना था. Understood about these two theories? The geocentric theory which was proposed by Ptolemy, geocentric theory. Remember, theory का मतलब होता है मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार है, मुझे ऐसा लगता है. तो जियोसेंट्रिक थियरी, टॉलेमी का विचार क्या था, इन्होंने कहा कि अर्थ एक जगह है, सन उसके चक्कर लगाता है और सभी प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं. अर्थ मोशनलेस है, सब प्लैनेट्स, यहाँ तक कि सन भी अर्थ के चक्कर लगाता है, ये उनका कहना था. निकोलस कोपर्निकस पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि सन बीच में है और बाकी सब प्लैनेट सन पे और गोल गोल घूमते हैं, और गैलीलियो ने भी उनको सपोर्ट किया. लेकिन निकोलस कोपर्निकस को फांसी दे दी गई, गैलीलियो को छोटी सी पनिशमेंट दी गई थी, फिर वो पनिशमेंट से भी बच गए, और एक चर्च के एक फादर से इनकी दोस्ती होने के कारण इनको पनिशमेंट होने से भी बच गए. लेकिन इनको इनके डेथ होने तक इनको हाउस अरेस्ट में रखा गया. इनको एक घर में, जेल में, जैसे आजकल हम लोग लॉकडाउन में रहे अपने अपने घर में क्वारंटाइन हो रहे, उसी तरह इनको भी अपने ही घर में कैद कर दिया गया. ये बाहर नहीं जा सकते थे और अपने ही घर में जिंदगी भर रहते हुए वहीं पर इनकी death हुई. So that was about these two theories. You can note down, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लोगे या आप नोट्स बना लोगे रफ. रिमेंबर, नोट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, हम लोग बाद में नोट्स डिस्कस करेंगे, बट अपने हाथ से लिखी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं. That's why you should write down these things. Let's proceed. In our textbook a few questions are asked. हमारी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछती है हमारी टेक्स्ट बुक, वार्मिंग अप
लेसन स्टार्ट होने से पहले थोड़ा हमें वार्म अप करना चाहते हैं हमारी बुक, और जैसे एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा अपनी बॉडी को गर्म कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग को भी थोड़ा सा गर्म करने के लिए हमारी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ force, or what are the effects of forces or force? Force से क्या क्या होता है? You all know what force is. किसी चीज पर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, दबाव डालते हैं, that is force. उसको डिफाइन यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है. It is a physical quantity that tends to change the shape or size of an object, or it changes the shape and size of the object. But उसको हम definition याद करना नहीं है. So what are the effects of force? Force क्या क्या कर सकता है? तो आंसर है पॉइंट नंबर ए, फोर्स कैन चेंज द शेप. किसी चीज का शेप चेंज कर सकता है. कोई चीज अगर गोल है, स्फेरिकल है, रबर बॉल है, उसको दबाकर, उसको चिपकाकर हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्सेस. नंबर 2, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होगा. बड़ा ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगा के हम उसको छोटा सा कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं. नंबर 3, फोर्स कैन स्टार्ट मोशन. कोई चीज एक जगह रुकी है, हम उस पर फोर्स लगाए तो वो मोशन में आ जाएगी. फॉर एग्जांपल, ग्राउंड पर फुटबॉल रखा है, विद रिस्पेक्ट टू अस, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, मान लो वो मोशनलेस है, हमने उसको फोर्स लगाया, लात मार दिया, तो फोर्स लगाने से बॉल में मोशन आ गया, वो ग्राउंड पर घसरने लग गया फुटबॉल. फोर्स कैन स्टॉप मोशन. एक बाइसिकल है, बहुत फास्ट चल रही है, और या अपनी इंडियन मूवीज में फास्ट कार आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से रजनीकांत आ रहा है, रजनीकांत ने हाथ लगाया, फास्ट चलती हुई कार रुक गई, तो क्या हुआ? रजनीकांत के फोर्स से मोशन रुक गया. सो फोर्स कैन स्टॉप मोशन. ई और क्या हो सकता है फोर्स के कारण? और क्या, व्हाट डू यू थिंक? कैन फोर्स चेंज द डायरेक्शन? यस. हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे, फोर्स लगाया हैंडल पर, तो डायरेक्शन चेंज हो गया. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स. फोर्स लगाने से ये चीजें हो सकती हैं. फोर्स लगाने से किसी चीज का शेप चेंज हो सकता है, किसी चीज का साइज कम या ज्यादा हो सकता है. फोर्स लगाने से मोशन स्टार्ट हो सकता है, किसी रुकी हुई चीज को हम चला सकते हैं, किसी चलती हुई चीज को रुका सकते हैं. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन आल्सो. और फोर्स किसी चीज की स्पीड भी चेंज कर सकता है. वैसे वो इसी में कवर हो जाता है. फोर्स कैन चेंज द स्पीड. हम बाइसिकल चला रहे हैं, बाइसिकल के पेडल पे और ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारी बाइसिकल की स्पीड बढ़ जाएगी. फोर्स लगाने से स्पीड चेंज हो गई. सो वी कैन चेंज द स्पीड आल्सो. सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, आस्क्ड बाय आवर टेक्स्ट बुक. द सेकंड क्वेश्चन दैट आवर टेक्स्ट बुक आस्क्स, पहले आप नोट डाउन कर लो ये पॉइंट्स को, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन जो हमारी टेक्स्ट बुक पूछती है, वो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट यू आर फेमिलियर विद. कौन कौन से फोर्सेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट यू आर फेमिलियर विद. नंबर 2, आई एम राइटिंग हियर. What are the forces that are familiar to you? कौन कौन से फोर्सेस के बारे में आप जानते हो? Can anyone answer this question? What are the various types of forces? A, ग्रेविटेशनल फोर्स. ये तो सभी को मालूम होगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही है gravitational force. We have to study in detail what this gravitational force is. Gravitational force. Number second, B. Gravitational force सभी को मालूम है कि every particle in the universe attracts every other particle. Remember, gravitational force के बारे में न्यूटन ने जो लॉ दिया है, न्यूटन ने कहा है कि हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है. ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये डस्टर बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, बोर्ड भी डस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है. द पेन इज अट्रैक्टिंग द डस्टर इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द पेन. हर एक चीज
ये छत मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं छत को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, सीलिंग को। एसी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं एसी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। न्यूटन डिड नॉट से, न्यूटन ने सिर्फ ये नहीं कहा कि सन और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नो, हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट। हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, फिर भी एक दूसरे के पास जाके भीड़ क्यों नहीं जाते? यू हैव टू थिंक ओवर इट। इसको हम बाद में अटेंड करेंगे क्वेश्चन को, कि अगर दुनिया की हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अगर एसी और मैं आपस में अट्रैक्ट हो रहे तो एसी मुझ पर गिर क्यों नहीं जाता, या मैं एसी को जाके क्यों नहीं मिल जाता, है ना? अगर हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मिल जाना चाहिए। बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने जाकर बोर्ड से गले लग जाना चाहिए, या बोर्ड ने मुझे आके चिपक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा? यू हैव टू थिंक ओवर इट। फिर मैं इसका आंसर बाद में दूंगा। सो द फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। सेकेंड फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स क्या है? एंड इसके बाजू में साइड में हम ये भी लिख देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? एटम तो आपने पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में। सो सपोज देयर इज एन एटम, और एटम का ये न्यूक्लियस है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं। लेट अस से दिस इज अ यूरेनियम एटम। नाम याद नहीं रखना है, याद रह जाए तो अच्छी बात, नहीं रहे तो और भी अच्छी बात। यूरेनियम, इसके न्यूक्लियस में there are 92 protons. I hope you all know what protons are. Protons कितने हैं? 92. Proton, 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 proton. So there are 92 protons and 143 neutrons. So 92 protons. Do you know that positive and positive charges repel each other and negative charges also repel each other? पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड वी ऑल नो, हमको मालूम है कि प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से रिपेल होना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करके रखता है। रिमेंबर, अगर हमसे कोई टीचर पूछे कि पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर ये दो इफ दिस इज वन प्रोटॉन एंड दिस इज अनदर प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन्स अभी दूर है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास में आएंगे तो और ज्यादा रिपेल करेंगे, और ज्यादा दूर अपने एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ लाएंगे तो इनकी दुश्मनी और बढ़ जाएंगे, एक दूसरे से और दूर भागेंगे। इनको अगर और पास में लाएंगे तो रिपल्शन विल इंक्रीज, और ज्यादा रिपेल होंगे, और दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। लेकिन जब इनको हम बहुत पास ला लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। अब उस डिस्टेंस का वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा, लिखना भी नहीं चाहिए, लिख देता हूं, बट आप याद मत रखना। 10⁻⁻15 मीटर, यानी अगर दो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस 0. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 मीटर, अगर दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस इतना कम है तो वो दो प्रोटॉन्स आपस में रिपेल नहीं करते, अट्रैक्ट करते हैं। दूर है तो रिपेल, और ज्यादा रिपेल, और ज्यादा रिपेल, और ज्यादा रिपेल, और ज्यादा रिपेल, और दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे। लेकिन जब एकदम पास में आ जाएंगे तो अब एक दूसरे को रिपेल करने के बजाय ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी होता है और प्रोटॉन में भी होता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मजबूत फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो
लाइक चार्जेस जो रिपेल होना चाहिए उनको भी अट्रैक्ट करता है। तो दुनिया का सबसे मजबूत फोर्स, सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती भी है। जय इधर खड़ा है, वीरू इधर खड़ा है, जय और वीरू एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर भी जय और वीरू जाकर एक दूसरे से भिड़ नहीं जाते। जय और वीरू एक दूसरे से भिड़ नहीं जाते। क्यों नहीं भिड़ जाते? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में बहुत 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 कम है। दुनिया का सबसे वीकेस्ट, सबसे कमजोर वैल्यू वाला जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। डू यू नंबर 3 इज मस्कुलर फोर्स। हमारे मसल्स में भी बहुत ज्यादा फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स आपने देखे अपने इंडिया में, खली इतना ज्यादा ताकत है, इतना फोर्स है, मसल्स है, मसल्स के कारण वो चाहे तो भारी चीज को भी उठा लेंगे। रजनीकांत को आपने देखा कार उठा लेते हैं, बाहुबली आपने देखे। तो इनमें इतनी सारी ताकत होती है मसल्स में, तो मसल से लगाया हुआ फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। डी, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल, वैसे इसका रियल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ये वर्ड्स बड़े भारी भारी वर्ड्स हैं। और ये फोर्स क्या कहता है? ये फोर्स कहता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज and positive charge also repel each other. So like charges attract, and remember you will say sir आपने यहाँ कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं? प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ये अट्रैक्ट होंगे, लेकिन कब अट्रैक्ट होंगे? जब ये बहुत पास में आ जाएंगे। जब तक ये दूर दूर है तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उनको अट्रैक्ट नहीं होने देगा। जब दो पॉजिटिव चार्ज का जो प्रोटॉन का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स कमजोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहेगा और वो अट्रैक्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसी को रिपेल करना नहीं सिखाता, सिर्फ अट्रैक्ट करना सिखाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्ट करना सिखाता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय आवर टेक्स्ट बुक, हमारी प्यारी टेक्स्ट बुक तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछती है कि what do you know about gravitational force? Question number 3 is what do you know about gravitational force? What do you know about gravitational force? Sorry. What do you know about gravitational force? So is there any of you who knows something about gravitational force? मैंने कहा उसी में से कुछ पॉइंट्स निकाल कर बना सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स यानी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में हर जगह हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। सन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं सन को अट्रैक्ट कर रहा हूं। अच्छा, कौन का फोर्स ज्यादा होगा? एप्पल को अर्थ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है या एप्पल अर्थ को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है? थिंक ओवर इट। एप्पल, सपोज देयर इज एन एप्पल ट्री हियर, ये एप्पल ट्री है एंड दिस इज द ग्राउंड, ये न्यूटन अराउंड। लॉकडाउन, आग लग गई थी उस समय उनके कॉलेज में। सो दिस इज न्यूटन और ये एप्पल है। तो एप्पल अर्थ को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है या अर्थ एप्पल को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो उसी में हिंट है। कौन सा फोर्स ज्यादा है? अर्थ एप्पल को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है या एप्पल अर्थ को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, डायग्राम देखकर आपको लॉजिक लगाना है कि कौन ज्यादा अट्रैक्ट करता होगा। हाँ, अल्टीमेटली हमें मालूम है कि एप्पल नीचे गिर जाता है, अर्थ पर आ जाता है, तो किसका फोर्स ज्यादा है ये आप मुझे बताओगे। और नेक्स्ट क्लास में इफ आई रिमेम्बर, अगर मुझे ये याद रहेगा तो मैं आपको समझाऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद रहेगा कि एप्पल अर्थ को ज्यादा अट्रैक्ट करती है फोर्स से या अर्थ एप्पल को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी दुनिया में चलता है, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह चलता है।
Gravitational force exists in the entire universe. Every first object attracts every second object. हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. बॉय बॉय को अट्रैक्ट कर रहा है, गर्ल गर्ल को अट्रैक्ट कर रही है, गर्ल बॉय को अट्रैक्ट कर रहा है. हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. So that is wait a minute. So we know gravitational force is a universal force. Number 2, it is a long range force. In fact, it has the longest range. न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉब्लम क्या है? दो प्रोटॉन्स अगर पास में है तो ही न्यूक्लियर फोर्स उनमें अट्रैक्ट करता है. बहुत पास की चीजों को ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट करता है. अगर थोड़ा भी ये प्रोटॉन अगर यहाँ से निकलकर यहाँ खड़ा हो जाए, लेट अस सपोज, तो ये दो प्रोटॉन में अट्रैक्शन नहीं है. क्यों? न्यूक्लियस से बाहर चला गया, सो अट्रैक्शन नहीं होगा. बट ग्रेविटेशनल फोर्स दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है. इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स. सन या यूनिवर्स के एंड, जहां भी एंड होगा यूनिवर्स का, वहां कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है. अभी इतना दूर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत दूर, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर के भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. ठीक है. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस आंसर्ड बाय अस एंड वी विल प्रोसीड फर्दर इन टुमारोज क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. फॉर टुडे दिस इज ओनली वेल बिगन इज हाफ डन. ओवरडोज भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए आज हमने इतना पढ़ा है. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. बी रेडी फॉर इट. एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो आज हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा जियोसेंट्रिक थियरी और जियोसेंट्रिक थियरी के 3 क्वेश्चंस. भूलना मत, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के लाना है कि ये यहाँ से अगर हम हेलीकॉप्टर में नागपुर से बैठ गए तो घूमकर मुंबई हमारे पास आ जाना चाहिए. हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें जाना होता है. इसका मतलब अर्थ रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है, आप पता करके आओगे. नंबर 2, आपको ये पता करके आना है कि अगर ये नागपुर है, यहाँ एक ट्री है, एक पेड़ है, और यहाँ से चिड़िया खाना लाने गई, और रात को जब चिड़िया वापस आई तो क्या हुआ? खाना अवेलेबल ही नहीं, सॉरी, पेड़ अवेलेबल ही नहीं, पेड़ चला गया कहीं, उसके बच्चे भी कहीं और चले गए. तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता भी नहीं है. हमेशा पेड़ यही रहता, चिड़िया जब भी वापस आती पेड़ वहीं पर रहता. अगर अर्थ रोटेट होगी तो पेड़ ने कहीं और चले जाना चाहिए था. नंबर 3, अगर मैं नागपुर में यहाँ पर पत्थर ऊपर फेंक देता हूँ और वो बहुत देर के बाद पत्थर आता है और धीरे धीरे भी रोटेट हो रही, तो जहाँ में हमने पत्थर फेंका है उसे कहीं और जाके गिरना चाहिए पत्थर. अगर हम स्ट्रेट सीधा पे फेंके स्टोन तो इट शुड फॉल एट सम अदर प्लेस, बट इट डजंट हैपन. सो आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढ के लाना है अगर पॉसिबल हो तो, अदरवाइज डोंट वरी अबाउट इट. नंबर 3, फिर उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड दीस 3 क्वेश्चंस. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? So force can change the shape of an object, it can change the size of an object, it can start motion, it can stop motion, it can change the direction, and force can change the speed also. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. इट कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. सेकंड थिंग, व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर फेमिलियर टू यू? आप कौन कौन से फोर्सेस के बारे में जानते हो? तो सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है. हमारा चैप्टर ही है ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एज वेल एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में रहने वाला फोर्स. दो प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बहुत पास में हो, तभी ये फोर्स काम करता है. अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो ये फोर्स काम नहीं करता. नंबर 3 इज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स हमें मालूम है, हमारे मसल से जो हम फोर्स लगाते हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स. एंड नंबर 4 इज इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, एंड पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नंबर 3, what do you know about gravitational force? So it is a universal force. दुनिया की हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है. जो चीज जितना ज्यादा भारी होगी वो आपस में और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी. इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में. और
ग्रेविटेशनल फोर्स इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाला फोर्स है। दुनिया की दूर दूर की भी चीजें अगर होंगी तो उन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करेगा। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं देकर जा रहा हूं कि एप्पल को अर्थ ज्यादा फोर्स से खींचती है या एप्पल अर्थ को ज्यादा फोर्स से खींचता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, सो दिस इज ओनली फॉर टुडे। हम आज इतना ही पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े स्मॉल डोजेस में पढ़ाई करेंगे, उसको याद करेंगे, उसको लर्न करेंगे। आज वैसे बेसिकली मैं रट्टा मारने में और रट्टा मारने लगाने में बिलीव नहीं करता। मेरा एम होता है कि अंडरस्टैंडिंग, समझ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना एक रफ कॉपी या रजिस्टर में, ऐसे डेली आपको नोट डाउन करते रहना है। एंड अगर आपके मन में कोई डाउट्स आते हैं, कोई डिफिकल्टी आती है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर सेपरेटली। आप ग्रुप, वैसे तो ग्रुप में यू कैन नॉट, एडमिन ओनली कैन सेंड अ मैसेज, बट इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दोगे या वॉइस मैसेज कर सकते हो या रिटर्न मैसेज करोगे, और उसका जैसे मैं फ्री होता हूँ तो आपके क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, सो हैव अ वेरी गुड नाइट।